कहानी की शुरुआत होती है आर्कटिक सर्कल के बीचों बीच, जहां ओवरगार्ड नाम का एक पायलट बर्फ में कुछ खोदता हुआ नजर आ रहा था, जैसे वो जमीन पर कोई बड़ी सी तस्वीर बना रहा हो। उसकी यूनिफॉर्म पर सिर्फ उसका सरनेम ओवरगार्ड लिखा हुआ था। कुछ ही देर बाद ये साफ हो गया कि ओवरगार्ड ने बर्फ पर SOS लिखा था, ताकि आसमान से गुजरने वाली कोई भी रेस्क्यू टीम या पायलट समझ सके कि वो आर्कटिक के बीच कहीं फंस गया था और उसे मदद की जरूरत थी। दरअसल ओवरगार्ड के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और लैंडिंग के दौरान प्लेन का इंजन और दोनों विंग्स बुरी तरह टूट गए थे। वो कई दिनों से उस सुनसान और बर्फ से ढकी जगह पर अकेला फंसा हुआ था और हर दिन किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था, इस उम्मीद में कि एक दिन कोई उसे बचाने जरूर आएगा। खुद को जिंदा रखने के लिए ओवरगार्ड ने मछली पकड़ने का एक अनोखा तरीका बना लिया था। उसने जमी हुई झील में 3 सुराख किए थे, जिनमें रस्सी और चारे से जुड़ी लकड़ियां लगा रखी थी। इसी जुगाड़ की वजह से उसे रोज खाने के लिए मछली मिल जाती थी। उसने कुछ मछलियां एक कूलर में जमा करके भी रख दी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सके। फिर खाना खाने के बाद ओवरगार्ड अपना सारा सामान उठाकर एक पहाड़ी पर चढ़ गया। वहां से उसने दूर दूर तक नजर दौड़ाई, इस उम्मीद में कि शायद कोई सर्च प्लेन या हेलीकॉप्टर दिख जाए। इन्हीं दिनों के दौरान उसने अपनी लोकेशन का एक नक्शा भी बना लिया था और लगातार अपने डिस्ट्रेस बीकन के जरिए इमरजेंसी सिग्नल भेजता रहता था। ये डिवाइस एक हैंडल घुमाने से चलता था। जब सिग्नल भेजा जाता था तो इस पर लाल बत्ती जलती थी और अगर किसी रेस्क्यू टीम की तरफ से जवाब मिलता तो हरा सिग्नल ऑन हो जाता था। खैर, प्लेन क्रैश होने के बाद ओवरगार्ड ने न जाने कितनी बार उस बीकन को चलाया था, लेकिन अब तक उसकी किसी भी कॉल का कोई जवाब नहीं मिला था। फिर जैसे जैसे रात होने लगी, ठंड और भी ज्यादा खतरनाक होती गई। मजबूरन ओवरगार्ड वापस अपने टूटे हुए प्लेन के अंदर लौट आया, ताकि कुछ देर आराम करके अगले दिन जिंदा रहने की जंग दोबारा शुरू कर सके। अगली सुबह ओवरगार्ड एक बार फिर बर्फ में बने SOS के निशान को साफ और गहरा करने निकल पड़ा, लेकिन इससे पहले वो पहाड़ी के पास बने पत्थरों के एक छोटे से ढेर के पास गया। वहां खड़े होकर उसने चुपचाप किसी को अलविदा कहा। इससे अंदाजा लग गया कि वो पत्थरों का ढेर उसके एक साथी क्रू मेंबर की कब्र थी, जिसकी शायद प्लेन क्रैश के दौरान मौत हो गई थी। अपने साथी को आखिरी विदाई देने के बाद ओवरगार्ड दोबारा SOS वाले निशान के पास लौट आया और आसपास पड़े ज्यादा से ज्यादा पत्थर हटाकर उन लेटर्स को और भी साफ बनाने लगा। आखिर में ओवरगार्ड दोबारा जमी हुई झील के पास गया, ताकि देख सके कि उसके जाल में और मछलियां फंसी थी या नहीं। लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि सारे हुक्स बिल्कुल खाली थे। इतना ही नहीं, एक सुराख के पास उसे बर्फ पर किसी बहुत बड़े जानवर के पंजे का निशान भी दिखा। ये देखते ही ओवरगार्ड को शक हुआ कि आसपास कोई पोलर बेयर घूम रहा था। डर के मारे वो तुरंत भागकर अपने प्लेन के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद करके चुपचाप इंतजार करने लगा, जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि बाहर सब कुछ ठीक था। जब उसे लगा कि फिलहाल कोई खतरा नहीं था, तो वो एक बार फिर पहाड़ी पर चढ़ गया और डिस्ट्रेस बीकन को चला दिया। हर बार की तरह इस बार भी वो हरा सिग्नल जलने का इंतजार करता रहा, लेकिन इस बार भी नतीजा वही निकला, कोई जवाब नहीं मिला। फिर निराश होकर ओवरगार्ड ने आसपास का इलाका देखना शुरू किया। तभी दूर उसे एक बहुत बड़ा पोलर बेयर नजर आया, जो शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए ओवरगार्ड वापस प्लेन के अंदर लौट आया और अगले दिन की तैयारी के लिए सो गया। अगले दिन भी उसकी जिंदगी का रूटीन वही रहा, लेकिन अब तक कोई रेस्क्यू टीम उस तक नहीं पहुंची थी और उसके पास बची मछलियों का स्टॉक भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद बची थी, बार बार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना। कई घंटों तक लगातार कोशिश करने के बाद ओवरगार्ड लगभग हार मान चुका था, लेकिन तभी अचानक डिस्ट्रेस बीकन पर हरा सिग्नल जल उठा। ये देखते ही ओवरगार्ड की आंखों में उम्मीद लौट आई, क्योंकि इसका मतलब था कि किसी ने उसका सिग्नल रिसीव कर लिया था। अब वो तुरंत बाहर भागा और दूर आसमान की तरफ देखा। वहाँ एक हेलीकॉप्टर उस इलाके के ऊपर उड़ता हुआ नजर आ रहा था। एक पल भी गवाए बिना ओवरगार्ड उसकी तरफ दौड़ा और स्मोक फ्लेयर जला दी, ताकि हेलीकॉप्टर वाले उसकी लोकेशन आसानी से देख सकें। खुशकिस्मती से हेलीकॉप्टर क्रू की नजर ओवरगार्ड पर पड़ गई और उन्होंने लैंडिंग की तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन तभी तेज बर्फीले तूफान ने हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगाड़ दिया। पायलट ने उसे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालात हर पल और खराब होते गए। आखिरकार मजबूरन उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और हेलीकॉप्टर बर्फ पर बुरी तरह टकराते हुए क्रैश हो गया। ये देखते ही ओवरगार्ड बिना देरी किए क्रैश साइट की तरफ दौड़ पड़ा। हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच
पहुंचकर उसने देखा कि पायलट टकराव की वजह से लगी गहरी चोटों की वजह से पहले ही दम तोड़ चुका था। इसके बाद उसे हेलीकॉप्टर के अंदर एक दूसरी क्रू मेंबर मिली जो अभी जिंदा थी, लेकिन उसके पेट पर बहुत गहरा जख्म था। ओवरगार्ड ने तुरंत हेलीकॉप्टर के फर्स्ट एड किट से जरूरी सामान निकाला और एक मेडिकल स्टेपलर की मदद से उसके जख्म को बंद कर दिया। इससे उसका खून बहना तो रुक गया, लेकिन बाहर बर्फीला तूफान हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। अब हालात ऐसे थे कि प्लेन तक वापस लौटना नामुमकिन था। इसलिए ओवरगार्ड के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा। वो घायल क्रू मेंबर के साथ हेलीकॉप्टर के अंदर ही रुक गया और तूफान थमने का इंतजार करने लगा। कई घंटे बीतने के बाद आखिरकार बर्फानी तूफान शांत हो गया। अब सबसे पहले ओवरगार्ड ने घायल क्रू मेंबर की हालत देखी ताकि यकीन कर सके कि वो अभी भी जिंदा थी। इसके बाद उसने हेलीकॉप्टर के अंदर बचा हुआ सामान देखना शुरू किया। रस्सियों के अलावा उसे बर्फ पर चढ़ाई करने वाला एक आइस पिक एक्स मिला। साथ ही कुछ इंस्टेंट नूडल्स के कप्स भी रखे हुए थे। कई दिनों से सिर्फ मछली खाते खाते ओवरगार्ड तंग आ चुका था, इसलिए उसने बिना देरी किए पानी गर्म किया और तुरंत नूडल्स बनाकर खा लिए। लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसे पता था कि अगला तूफान कभी भी आ सकता है, इसलिए उसे जल्दी से अपने प्लेन तक वापस लौटना था। हेलीकॉप्टर का पायलट तो क्रैश में अपनी जान गंवा चुका था, लेकिन ओवरगार्ड ने फैसला किया कि वो जिंदा बची क्रू मेंबर को अपने प्लेन तक ले जाएगा ताकि उसका इलाज कर सके। जितना हो सका उतना जरूरी सामान इकट्ठा करने के बाद ओवरगार्ड ने हेलीकॉप्टर पर एक मैसेज लिख दिया। उस मैसेज में लिखा था कि 2 सर्वाइवर्स उस घाटी की तरफ चले गए हैं जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ था। उसकी उम्मीद थी कि अगर कोई रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर तक पहुंची तो वो ये मैसेज पढ़कर उन्हें ढूंढने आ जाएगी। इसके बाद ओवरगार्ड ने घायल क्रू मेंबर को साथ लिया और धीरे धीरे अपने प्लेन की तरफ चल पड़ा। प्लेन तक पहुंचने के बाद उसने उस लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वो उसकी भाषा ठीक से समझ नहीं पा रही थी। उसने बस एक ही शब्द कहा, पायलट। दरअसल वो अपने साथी पायलट के बारे में पूछना चाहती थी। ये सुनकर ओवरगार्ड ने उदास होकर बताया कि हेलीकॉप्टर का पायलट जिंदा नहीं बच सका। फिर उसने उससे प्लेन के अंदर आराम करने को कहा और बताया कि वो हेलीकॉप्टर की एक बार और तलाशी लेने जा रहा था। जैसे ही वो लड़की सो गई, ओवरगार्ड दोबारा क्रैश साइट की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हेलीकॉप्टर पायलट की लाश अब पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी थी। पहले की तरह इस बार भी ओवरगार्ड ने उसकी लाश को बर्फ में दफना दिया और ऊपर कुछ पत्थर रख दिए ताकि उसे इज्जत के साथ विदाई दे सके। इसके बाद उसने हेलीकॉप्टर की दोबारा तलाशी लेनी शुरू की। इस बार उसे एक मैप, एक लाइटर, एक छोटा गैस सिलेंडर और उसके साथ एक स्टैंड मिला जिससे मिलकर एक पोर्टेबल स्टोव बन जाता था। इसी दौरान उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। फोटो देखते ही ओवरगार्ड कुछ पल के लिए रुक गया और उसने उसे संभाल कर अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। तलाशी जारी रखते हुए किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया। हेलीकॉप्टर के लगेज कंपार्टमेंट में उसे एक स्लेड मिल गई जिसके सहारे वो बचा हुआ सारा सामान आसानी से खींचकर ले जा सकता था। फिर प्लेन पर वापस लौटने के बाद ओवरगार्ड ने वो फोटो घायल क्रू मेंबर के पास रख दी और तब पता चला कि वो एक फैमिली फोटो थी। उस तस्वीर से साफ हो गया कि हेलीकॉप्टर का पायलट और वो क्रू मेंबर पति पत्नी थे और उनका एक छोटा बच्चा भी था। इस दौरान वो घायल लड़की अब भी सो रही थी। ओवरगार्ड ने धीरे से उसके जख्म को दवा से साफ किया ताकि इन्फेक्शन न बढ़े। इसके बाद उसने पोर्टेबल स्टोव जलाकर खुद को थोड़ी गर्माहट दी और हेलीकॉप्टर से मिला हुआ मैप ध्यान से देखना शुरू किया जिसमें उस पूरे इलाके की और भी ज्यादा जानकारी दी गई थी। मैप पर पेन से निशान बनाते हुए अचानक ओवरगार्ड को महसूस हुआ कि हवा फिर से तेज होने लगी थी। ये देखकर वो तुरंत जमी हुई झील की तरफ गया ताकि देख सके कि उसके जाल में कोई मछली फंसी थी या नहीं। जैसे ही उसने रस्सी खींचनी शुरू की, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। इस बार उसके हाथ एक काफी बड़ी मछली लगी थी जो उन दोनों का पेट भरने के लिए काफी थी। इसके बाद ओवरगार्ड ने उस मछली के मांस और इंस्टेंट नूडल्स की मदद से एक सूप तैयार किया। हालांकि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि दोनों एक और दिन जिंदा रह सकें। सूप तैयार होते ही ओवरगार्ड ने घायल लड़की को जगाया और उसे खाना दिया ताकि उसकी ताकत कुछ हद तक ठीक हो सके। लेकिन अपने पति की मौत के बाद उसकी जीने की चाहत ही जैसे खत्म हो चुकी थी। न उसे भूख लग रही थी और न ही उसमें कुछ खाने की ताकत बची थी। फिर भी ओवरगार्ड ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसे बार बार खाना खाने के लिए मनाया और यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद कुछ और दिन बीत गए। हर दिन की तरह ओवरगार्ड
ओवरगार्ड डिस्ट्रेस बीकन के जरिए मदद का सिग्नल भेजता रहा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। अब वो सोचने लगा कि आखिर इस लड़की की जान कैसे बचाई जाए। उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। रात भर वो लगातार खांसती रहती थी, जिससे साफ था कि उसकी तबीयत और बिगड़ रही थी। फिर अगली सुबह ओवरगार्ड उसकी देखभाल कर रहा था कि तभी अचानक उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये उसकी तरफ से ओवरगार्ड का शुक्रिया अदा करने का एक तरीका था। ये देखकर ओवरगार्ड के अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी और उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो उसे यहाँ से जिंदा बाहर निकालेगा। उसने एक बार फिर मैप खोला और ध्यान से रास्ता देखना शुरू किया। मैप के मुताबिक सबसे नजदीकी गांव तक पहुंचने में कई दिन लगने वाले थे, लेकिन पहाड़ों के बीच से एक छोटा शॉर्टकट भी था जिससे वो लोग शायद थोड़ी जल्दी वहां पहुंच सकते थे। आखिरकार ओवरगार्ड ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उसने और भी ज्यादा रस्सियां और हुक्स लगाकर मछलियां पकड़ने की तैयारी की, ताकि जितना हो सके उतना खाना जमा कर सके। इसके बाद उसने सारा जरूरी सामान स्लेड पर रख दिया और अब भी सो रही घायल लड़की को भी उसी पर लिटा दिया। उसे सर्दी से बचाने के लिए ओवरगार्ड ने उसे एक स्लीपिंग बैग के अंदर अच्छी तरह लपेट दिया और निकलने से पहले उसने अपने प्लेन पर एक आखिरी मैसेज लिख दिया। उस मैसेज में लिखा था कि दोनों सर्वाइवर्स एक गांव की तलाश में निकल गए हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। आखिरकार ओवरगार्ड ने स्लेड से एक रस्सी बांधी, उसे अपने कंधों पर टिकाया और उसे खींचते हुए बर्फ के उस खत्म न होने वाले रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जब उसने ध्यान से मैप देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो गलत दिशा में जा रहा था। ये समझते ही ओवरगार्ड तुरंत वापस प्लेन के पास लौटा, अपना लिखा हुआ मैसेज ठीक किया और इस बार उत्तर की तरफ बढ़ गया। अब वो घुटनों तक जमी बर्फ को चीरते हुए लगातार आगे बढ़ने लगा। काफी देर चलने के बाद उसने दोबारा मैप देखा, तब उसे पता चला कि मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। फिर भी ओवरगार्ड ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रुककर घायल लड़की को थोड़ा पानी पिलाया और फिर दोबारा सफर शुरू कर दिया। कई और घंटे बीत गए और दोनों सर्वाइवर्स सफर का दूसरा हिस्सा भी पार कर चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे रात होने लगी थी। इसलिए ओवरगार्ड ने बर्फ खोदकर एक छोटी सी गुफा बनानी शुरू की ताकि दोनों रात भर ठंड से बच सकें। उसने लड़की को दोबारा कुछ खाना और पानी दिया। इसके बाद दोनों उसी बर्फ की गुफा में सो गए, इस उम्मीद के साथ कि रात भर कोई पोलर बेयर उन तक न पहुंच जाए। अब अगली सुबह एक बार फिर दोनों का सफर शुरू हुआ। ओवरगार्ड ने इस बार और भी गर्म कपड़े पहने और अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया, क्योंकि एक और तेज बर्फानी तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। फिर रास्ते में अचानक उसकी नजर बर्फ में दबे एक पुराने सामान पर पड़ी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद ये किसी और सर्वाइवर का सामान होगा, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वो हैरान रह गया। ये वही सामान था जो कुछ दिन पहले आर्कटिक को अकेले पार करने की कोशिश के दौरान उससे छूट गया था। एक बॉक्स के अंदर उसे अपना पुराना आईडी कार्ड भी मिल गया। उस कार्ड से पता चला कि ओवरगार्ड ईए नाम की एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट एसोसिएशन का हिस्सा था। ये एक ऐसी एसोसिएशन थी जहां लोग अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट बनाते, उन्हें रिस्टोर करते और उड़ाते थे, लेकिन वो एयरक्राफ्ट आर्कटिक के खतरनाक मौसम को झेल नहीं पाया और आखिरकार क्रैश हो गया। अब उस हादसे पर पछताने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए ओवरगार्ड ने अपना सामान उठाया और मंजिल तक जल्दी पहुंचने की उम्मीद में दोबारा चल पड़ा। सफर जारी रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा बर्फ से ढका पहाड़ आ गया। हैरानी की बात यह थी कि उस पहाड़ का जिक्र मैप में कहीं भी नहीं था। फिर भी ओवरगार्ड ने हार नहीं मानी। उसने हेलीकॉप्टर से मिला हुआ आइस पिकैक्स निकाला और उसकी मदद से धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। काफी मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया, जहां उसे दूसरी तरफ जाने के लिए एक सीधा रास्ता मिल गया। सबसे पहले उसने रस्सी की मदद से अपना सारा सामान ऊपर खींच लिया। इसके बाद उसने वही तरीका स्लेड पर लेटी घायल लड़की के साथ भी अपनाने की कोशिश की, लेकिन ये काम उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। चाहे वो कितनी भी ताकत लगाता, स्लेड का वजन इतना ज्यादा था कि वो उसे ऊपर खींच ही नहीं पा रहा था। इसी दौरान रस्सी अचानक ओवरगार्ड के हाथों से फिसल गई और स्लेड तेज रफ्तार से नीचे की तरफ फिसलने लगी। एक आखिरी कोशिश में ओवरगार्ड ने पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार गई और स्लेड पहाड़ के बिल्कुल नीचे जा पहुंची। अब ओवरगार्ड समझ चुका था कि इस रास्ते से स्लेड को ऊपर खींचना नामुमकिन था, इसलिए मजबूरन उसे ये रास्ता छोड़ना पड़ा और पहाड़ के चारों तरफ से घूमकर एक लंबा रास्ता चुनना पड़ा। इसके बाद ओवरगार्ड ने अपना सफर दोबारा शुरू किया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसे आराम करने और कुछ खाने की जरूरत महसूस हुई। तभी रास्ते में उसे चट्टानों के नीचे एक छोटी सी गुफा नजर आई, जिसका
मुंह बर्फ से पूरी तरह बंद था। अब अपने सामान की मदद से उसने धीरे धीरे सारी बर्फ हटाई और अंदर जाने का रास्ता साफ कर लिया। गुफा के अंदर पहुंचकर उसने छोटे गैस स्टोव पर बची हुई मछली पकाई। इसके बाद उसने घायल लड़की को भी कुछ खिलाने की कोशिश की, चाहे उसकी हालत कितनी ही खराब क्यों ना हो। धीरे धीरे रात होने लगी। अब दोनों के पास सिर्फ आराम करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लेकिन तभी अचानक ओवरगार्ड को बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने सांस रोककर ध्यान से सुनना शुरू किया और अगले ही पल उसके होश उड़ गए। बाहर किसी जंगली जानवर की जोर की दहाड़ गूंजी, जिसके बाद उसकी भारी सांसें भी साफ सुनाई देने लगी। ये समझते ही ओवरगार्ड बहुत संभल कर उठा और अपना आइस पिकैक्स मजबूती से पकड़ लिया। वो सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हो चुका था। मगर कुछ पल बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। ओवरगार्ड को लगा कि शायद वो जानवर वहां से चला गया था, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त घायल लड़की को जोर की खांसी आ गई। उस आवाज ने बाहर मौजूद पोलर बेयर का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया और अब वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में जोर जोर से दहाड़ने लगा। भालू ने गुफा के अंदर घुसने की पूरी कोशिश की, लेकिन गुफा का मुंह इतना छोटा था कि उसका पूरा शरीर अंदर नहीं आ सकता था। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। वो अपने बड़े पंजों से बर्फ हटाने लगा और अपना सिर गुफा के अंदर घुसाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर ओवरगार्ड जोर जोर से चीखने लगा। साथ ही उसने एक फ्लेयर जलाया और उसे हवा में घुमाकर भालू को डराने की कोशिश की। खुशकिस्मती से उसकी ये चाल काम कर गई। आग देखकर पोलर बेयर डर गया और वहां से भाग निकला और इस तरह दोनों सर्वाइवर्स की जान बच गई। लेकिन इतनी हिम्मत दिखाने के बाद जैसे ही खतरा टला, ओवरगार्ड की सारी ताकत जवाब दे गई। वो थक कर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और वो खुद को बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह एक और दिन बीत गया। फिर सुबह होते ही ओवरगार्ड गुफा से बाहर निकला और आसपास का जायजा लेने लगा। खुशकिस्मती से कहीं भी पोलर बेयर का कोई निशान नहीं था, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि ये जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं थी। अगर भालू दोबारा लौट आया तो हो सकता था कि अगली बार उनकी किस्मत इतनी अच्छी ना हो। इसके बाद ओवरगार्ड ने एक बार फिर स्लेड की रस्सी अपने कंधों पर रखी और उस पर लेटी घायल लड़की को खींचते हुए उस सुनसान बर्फीली वादी में आगे बढ़ने लगा। लेकिन ये रास्ता जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक पूरे इलाके में एक खतरनाक बर्फानी तूफान शुरू हो गया। तेज हवा और उड़ती हुई बर्फ की वजह से ओवरगार्ड को कुछ भी दिखना बंद हो गया था, इसलिए मजबूरन उसे वहीं रुकना पड़ा। इस बार आसपास कोई गुफा भी नहीं थी जहां वो पनाह ले सके और ऐसे मौसम में आगे बढ़ना सिर्फ उसकी बची कुची ताकत भी खत्म कर देता। आखिरकार उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा। वो घायल लड़की के साथ उसी स्लीपिंग बैग के अंदर घुस गया ताकि दोनों एक दूसरे की बॉडी हीट से जिंदा रह सके। इस बेइंतहा मुश्किल हालात में कई घंटे धीरे धीरे गुजरते रहे। आखिरकार तूफान थम गया, लेकिन तब तक दोनों सर्वाइवर्स पूरी तरह बर्फ से ढक चुके थे। ओवरगार्ड धीरे से स्लीपिंग बैग से बाहर निकला और सबसे पहले अपना सामान चेक करने लगा ताकि देख सके कि उस तेज तूफान ने कुछ नुकसान तो नहीं किया। इसी दौरान उसकी नजर अपनी पानी की बोतल पर पड़ी, लेकिन बोतल के अंदर का पानी पूरी तरह जम चुका था। उसे पिघलाने का सिर्फ एक ही तरीका था। ओवरगार्ड ने बोतल को अपनी जैकेट के अंदर रख लिया ताकि उसके शरीर की गर्मी से बर्फ पिघल सके। इसके बाद उसने स्लेड को दोबारा तैयार किया और एक और लंबे सफर के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां बर्फ बहुत ही नरम थी। इस वजह से स्लेड को खींचना और भी मुश्किल हो गया था। हर कदम के साथ उसकी थकान बढ़ती जा रही थी, इसलिए मजबूरन उसे एक चट्टान के पास फिर से रुकना पड़ा। वहां पहुंचकर उसने छोटी सी आग जलाई ताकि दोनों को थोड़ी गर्माहट मिल सके। इसके बाद उसने घायल लड़की से कहा कि वो उसके हाथ मजबूती से पकड़े। उसका मकसद था कि दोनों के हाथों की गर्मी से खून का बहाव बना रहे, लेकिन लड़की अब भी बेहोश थी। उसकी सांसें भी पहले से कहीं ज्यादा भारी चल रही थीं। ये देखकर साफ लग रहा था कि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद ओवरगार्ड ने उसके जख्म को दोबारा चेक किया और तब उसके डर ने सच का रूप ले लिया। हर गुजरते दिन के साथ वो जख्म और भी ज्यादा इन्फेक्टेड होता जा रहा था। इतना ही नहीं, उसने देखा कि लड़की के मुंह से खून भी निकल रहा था। अब ओवरगार्ड को डर सताने लगा कि शायद उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। बहुत सोचने के बाद उसने एक बेहद मुश्किल फैसला लिया। उसने तय किया कि वो लड़की को वहीं छोड़कर अकेले ही गांव की तरफ जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि इन हालात में दोनों साथ रहे तो शायद कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा।
इसलिए वो सिर्फ अपना जरूरी सामान लेकर अकेला ही आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। बर्फ के बीच एक चट्टान थी जिसके ऊपर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ये देखकर ओवरगार्ड हैरान रह गया। जब वो उसके पास जाने लगा तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट गई और देखते ही देखते वो सीधा एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। कुछ मिनट बाद ओवरगार्ड की आंख खुली। उसने खुद को एक अंधेरी गुफा के अंदर पाया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उसका दायां पैर ठंड की वजह से एक चट्टान के साथ बुरी तरह जम चुका था। ओवरगार्ड ने पूरी ताकत लगाकर अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। इतनी मुश्किलों के बाद ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी किस्मत में आर्कटिक के बीच अकेला मरना ही लिखा हो। लेकिन ओवरगार्ड ने इस ख्याल को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। उसने बची हुई सारी ताकत जोड़कर एक बार फिर अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की। दर्द इतना ज्यादा था कि उसे बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन था। फिर भी वो लगातार जोर लगाता रहा और आखिरकार उसका पैर बर्फ से आजाद हो गया। लेकिन इस दौरान उसके पैर में बहुत गहरी चोट आ चुकी थी। अब वो ठीक से चल भी नहीं सकता था। मजबूरन उसे बर्फ और पत्थरों के बीच घिसते हुए आगे बढ़ना पड़ा। खुशकिस्मती से कुछ देर बाद उसे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। हालांकि वो इस मुसीबत से बाहर आ चुका था, लेकिन पैर की चोट की वजह से एक कदम भी आगे बढ़ाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसके बाद ओवरगार्ड उसी जगह वापस गया जहां उसने घायल लड़की को छोड़ा था। उसने उसके पास रखी उसकी फैमिली फोटो उठाई। उसका इरादा था कि अगर वो कभी उसके बेटे तक पहुंच सका तो ये तस्वीर उसे दे देगा। लेकिन तभी एक हैरान कर देने वाली बात हुई। ओवरगार्ड ने देखा कि वो लड़की अब भी जिंदा थी। इतना ही नहीं, अब उसकी तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर भी लग रही थी और वो उससे धीरे धीरे बात करने लगी। ये देखते ही ओवरगार्ड को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अफसोस होने लगा कि उसने एक पल के लिए भी उसे अकेला छोड़ने का सोचा था। वो उसके सामने ही रो पड़ा और उससे माफी मांगने लगा। इसके बाद उसने उसे यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसने स्लेड की रस्सी दोबारा अपने कंधों पर रखी और अपनी बुरी हालत के बावजूद सफर जारी रखने का फैसला किया। लेकिन निकलने से पहले उसने एक बार फिर अपने पैर के जख्म को देखा। अब वो उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसके पास उसका इलाज करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने मजबूरन बर्फ और कपड़े की मदद से जख्म को बांध दिया ताकि खून बहना कम हो सके। इसके बाद ओवरगार्ड फिर से स्लेड खींचते हुए आगे बढ़ने लगा। अब उसके पास दर्द और थकान को नजरअंदाज करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सफर के दौरान एक जगह उसने अपनी बोतल में बचा हुआ आखिरी पानी घायल लड़की को पिला दिया। फिर उसने बोतल को बर्फ से भर लिया और अपनी बेइंतहा प्यास बुझाने के लिए खुद भी थोड़ी सी बर्फ मुंह में डाल ली। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा मैप निकाला, लेकिन मैप देखकर उसका हौसला और टूट गया क्योंकि मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। हर गुजरते कदम के साथ उसकी थकान उसके पूरे शरीर पर हावी होती जा रही थी और हालात तब और भी खराब हो गए जब वो सफर के एक ऊंचे हिस्से तक पहुंच गया। उसने लोहे की एक रॉड को सहारे की तरह इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके जख्मी पैर की वजह से हर कदम उसके लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार ओवरगार्ड मजबूरन रुक गया और ये देखने लगा कि क्या उसका डिस्ट्रेस बीकन अब भी काम कर रहा था, लेकिन वो भी उस तेज बर्फानी तूफान में खराब हो चुका था। अब उसके पास मदद बुलाने का वो आखिरी जरिया भी नहीं बचा था। इसके बाद ओवरगार्ड घिसड़ते हुए पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ने लगा, इस उम्मीद में कि शायद उसे आसपास कोई इंसान या मदद नजर आ जाए। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसकी नजर दूर एक हेलीकॉप्टर पर पड़ी जो कुछ ही दूर जाकर लैंड हुआ था। ये देखते ही उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी। वो बिना एक पल गंवाए स्लेड के पास लौटा और अपनी बची हुई सारी ताकत से उसे धक्का देते हुए पहाड़ी की चोटी तक ले गया। वहां पहुंचकर उसने पूरी ताकत से मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसकी आवाज मुश्किल से ही बाहर निकल रही थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी। उसने अपना आखिरी फ्लेयर जलाया और उसे हवा में हिलाते हुए बार बार इशारा करने लगा ताकि हेलीकॉप्टर की टीम उसे देख सके। लेकिन बदकिस्मती से हेलीकॉप्टर में वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोशिश करने का फैसला किया। उसने फ्लेयर को अपनी जैकेट में जलाया, फिर एक लकड़ी के सहारे उसे हवा में जोर जोर से घुमाने लगा, लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। हेलीकॉप्टर की टीम बिना कुछ देखे वापस हेलीकॉप्टर में बैठ गई और वहां से उड़ने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे सारी उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। ओवरगार्ड ने घायल लड़की को अपनी बाहों में उठा लिया और हेलीकॉप्टर की तरफ देखकर बेचैनी से मदद की गुहार लगाने लगा। वो बस इतना चाहता था कि कुछ भी करके ये लड़की बच जाए।
लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर बहुत दूर निकल चुका था और ऐसा लग रहा था कि उनके जिंदा बचने का आखिरी जरिया भी खत्म हो गया था। फिर भी ओवरगार्ड ने हार नहीं मानी। उसने धीरे से लड़की को दोबारा स्लेड पर लिटाया और उससे वादा किया कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दोनों बर्फ पर लेटे रहे। ओवरगार्ड ने उस लड़की से और खुद से बस इतना कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो बेइंतहा थकान की वजह से वहीं बेहोश होकर सो गया। कुछ ही पल बाद वही हेलीकॉप्टर उनके बिल्कुल सामने आकर लैंड कर गया। इसका मतलब था कि आखिरकार किसी ने उन्हें देख लिया था, यानी इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार उन दोनों की जान बच जाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।